गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ ML दाइमा। आज हम BA फर्स्ट ईयर के संप्रभुता नामक चैप्टर के कुछ प्रकार डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो देखे उन वीडियोज में हमने संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा, इनकी कुछ विशेषताएं, लक्षण और मोटे रूप से जो इसकी विशेषताएं हैं, निरंकुशता, अद्वैयता, मौलिकता, अनन्यता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, अद्वैयता, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम संप्रभुता के कुछ प्रकार, रूप जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है संप्रभुता के रूप का, प्रकार का, यह आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 7 नंबर का सवाल आ सकता है और 2 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कि संप्रभुता के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार की संप्रभुता होती है और उनमें क्या भेद होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि संप्रभुता, जो कि इंग्लिश शब्द सॉवरेंटी से बना है, और ये सॉवरेंटी जो है वो लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है, और इस सुप्रेनस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्चता या सबसे ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस संप्रभुता कि अगर आपके 2 नंबर की परिभाषा आती है तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना चाहिए संप्रभुता इंग्लिश शब्द सॉवरेंटी से बना है, जो कि सॉवरेंटी लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्चता। अर्थात संप्रभुता एक स्वतंत्र राष्ट्र की या स्वतंत्र राज्य की वह सर्वोच्च और अंतिम सत्ता होती है, जो आंतरिक रूप से सबसे ऊपर होती है और बाह्य रूप से वो स्वतंत्र होती है, संप्रभुता कहलाती। इस संप्रभुता की जो अवधारणा है, इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन जीन बोंदा, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान हैं, उन्होंने 1576 ईस्वी में किया है। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता का पहला जो प्रकार है, नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी, नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता। ये जो प्रकार है, नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता का जो प्रकार है, ये केवल आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अर्थात संसदीय शासन व्यवस्थाओं में ही देखने को मिलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या होती हैं। ये सरकार के प्रकार हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को हम कई भागों में बांट सकते हैं। इसका थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के प्रकार। एक सरकार जो होती है उसको हम संसदीय कहते हैं। इसके साथ साथ आती हैं अध्यक्षीय या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इधर एक संघात्मक होती है, एकात्मक होती है। ये मोटे रूप से इसके प्रकार हैं। इनका जो आधार है, इनको हम किस प्रकार से समझें कि कौन सी शासन व्यवस्था किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, या भारत के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसको समझने के लिए पहले सॉवरेंटी से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा आपको कि संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय। अब संसदीय शासन व्यवस्था का एक सबसे
महत्वपूर्ण विशेषता इसको पहचानने की वो ये है कि इसमें दो प्रकार के शासक होते हैं। शासक जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, या हेड्स जिसको हम मुखिया कहेंगे वो हेड्स होंगे। वो टू टाइप्स के होंगे। नंबर वन, एक उसको बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने आपको जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा है तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब राज्य होता है, और राज्य का मतलब यहाँ हम देश से लेंगे, न कि कोई प्रांत या इकाई। तो शासक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में दो तरह के शासक होते हैं। एक शासक होते हैं जिनको कहते हैं हेड ऑफ स्टेट, और दूसरे जो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के मुखिया और देश का मुखिया, आप यूँ समझे। तो जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो संसदीय शासन व्यवस्था में राजा हो सकता है, सम्राट हो सकता है और राष्ट्रपति हो सकता है। तो भारत के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो भारत में यूके से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से हमने ये शासन व्यवस्था ली है। अब यहाँ दो तरह के हेड हुए, एक तो हुआ हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, और दूसरा हुआ हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब देश का मुखिया और सरकार का मुखिया। देश का मुखिया तो हमारे यहाँ होते हैं राष्ट्रपति, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अर्थात जब हम संप्रभुता के नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी का डिस्कशन करेंगे तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह के मुखिया होते हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, जो केवल नॉमिनल होता है, और दूसरा जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। ये रियल जो वास्तविक संप्रभुता जिसमें निवास करती है, वास्तविक संप्रभु जो होती है वो होती है रियल सोवरेंटी, और दिस इज नॉमिनल सोवरेंटी। इसके विपरीत जो दूसरी शासन व्यवस्था है वो है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल अर्थात अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक, जो कि अमेरिका में है। वहाँ केवल और केवल एक ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है, अर्थात वहाँ जो होते हैं प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ केवल और केवल राष्ट्रपति होते हैं। वही हेड ऑफ स्टेट होते हैं और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के मुखिया हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एक को कहते हैं हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट होता है। जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति ही दोनों का मुखिया होता है, वही व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट होता है और वही व्यक्ति हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था में मोटा मोटा अंतर समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम जो बात कर रहे थे कि संप्रभुता के प्रकार, सॉवरेंटी के टाइप्स या काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी, तो पहला जो प्रकार आया वो प्रकार है नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता। तो पहली बात तो यह है कि नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता का जो कंसेप्ट है या ऐसा भेद हमें केवल और केवल संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। यह भेद केवल संसदीय शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है या पाया जाता है। एक व्यक्ति या एक इकाई जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित होती है, लेकिन वह व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता है। कुल मिला के बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है या नाम मात्र का है, नाम मात्र की संप्रभुता उसमें निहित होती है। तो ऐसा शासक जिसमें केवल नाम मात्र की शक्तियाँ निहित हों,
उसको हम कहते हैं नाम मात्र की संप्रभुता। फॉर एग्जाम्पल, भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटिश राजा या रानी। और वास्तविक संप्रभु वह संप्रभु होता है जो वास्तव में सभी शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से करता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस देश में या जिस शासन व्यवस्था में राजा रानी या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विभेद या पद जहाँ होगा वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी, और उसी शासन व्यवस्था के अंदर आपको नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता देखने को मिलेगी। तो संप्रभुता का जो पहला प्रकार है नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता, वो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल और भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ये वास्तविक संप्रभुता के एग्जाम्पल हैं। ब्रिटिश राजा या रानी, भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र की संप्रभुता के एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। नॉमिनल एंड रियल सोवरेंटी का जो भेद है वो केवल और केवल संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को पाया जाता है। क्यों? ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता का जो भेद है वो केवल संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्थाओं में 2 तरह के मुखिया होते हैं। एक मुखिया को हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, जबकि दूसरा जो मुखिया होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और सभी शक्तियों का वो वास्तविक और स्वविवेक से प्रयोग करता है। जबकि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो स्वविवेक से कार्य नहीं करता, उनके पास में केवल और केवल एक नॉमिनल पावर्स होती हैं या नाम मात्र की शक्तियाँ निहित होती हैं। दूसरा प्रकार इसका हम देखते हैं कि कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता का जो सैद्धांतिक जनक है, जैसा कि हमने जब राज्य की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा, तो हॉब्स जो है वो कानूनी संप्रभुता का समर्थक विद्वान है, और वास्तविक जनक जो है इसका कानूनी संप्रभुता का वो जॉन ऑस्टिन है। इसको जो वास्तविक जनक आपसे पूछा जाए कि कानूनी संप्रभुता का वास्तविक जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन ऑस्टिन। और कानूनी संप्रभुता का अगर सैद्धांतिक जनक पूछा जाए तो वो है आपके हॉब्स। हॉब्स जो कि कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। हॉब्स एक प्रमुख प्राकृतिक संविदावादी विचारक है जिन्होंने सैद्धांतिक कानूनी संप्रभुता का सैद्धांतिक जनक कहा जाता है। और वास्तविक जनक अगर पूछा जाए आपसे कि कानूनी संप्रभुता का वास्तविक जनक कौन है, तो उसका आंसर आएगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो कि अभी आगे अपन जब एकलवाद पढ़ेंगे, संप्रभुता का एकलवाद और बहुलवाद, 2 इसके दृष्टिकोण हैं। एकलवादी कौन कौन है, बहुलवादी कौन है। एकलवाद के अनुसार क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या विशेषताएं बहुलवाद की हैं, वो एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जॉन ऑस्टिन जो है वो कानूनी संप्रभुता का वास्तविक जनक है, जबकि इसका सैद्धांतिक जनक अगर देखा जाए तो वो है हॉब्स। राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण, उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे हम कानूनी संप्रभुता या कानूनी संप्रभु कहते हैं। यह निश्चित और न्यायालय द्वारा मान्य होती है। इसके प्रमुख समर्थक विद्वान हैं बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन, बेंथम। ब्रिटिश संसद वैधानिक संप्रभु का श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत के अंदर संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, क्योंकि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। इस संदर्भ में ऑस्टिन जो कि कानूनी संप्रभुता का वास्तविक जनक है, उनका एक कोटेशन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कानून ही संप्रभु के आदेश हैं। कानून ही संप्रभु के आदेश हैं। किसने कहा? कानून ही संप्रभु के आदेश हैं, या आदेश ही कानून है। संप्रभु के आदेश है या आदेश ही कानून है। आदेश ही कानून है, ये किसने कहा है? जॉन ऑस्टिन ने कहा है। और संप्रभुता के
जो एकलवाद है उसके संदर्भ में कहा है, और इस डेफिनेशन के अंदर कानूनी संप्रभुता की झलक हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद में एक होती है राजनीतिक संप्रभुता। देखो प्रिय विद्यार्थियों, कानूनी संप्रभुता वो संप्रभुता होती है और दूसरी होती है राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता वो संप्रभुता होती है जो इसके माध्यम से इनको मिलती है, अर्थात राजनीतिक संप्रभुता का सीधा सा अर्थ है मतदाताओं का समूह, अर्थात जो व्यक्ति शासक चुनते हैं उनका समूह, मतदाताओं का समूह। इन मतदाताओं ने एक नेता के माध्यम से, जैसे मान लो भारत का प्रधानमंत्री, उस भारत के प्रधानमंत्री को जनता ने वोट दिया और उनको हमने कानून बनाने की शक्ति दे दी कि आप हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो कानूनी संप्रभुता का समर्थक तो हुआ जॉन ऑस्टिन, और इस कानूनी संप्रभुता को जो ताकत देती है वो कहलाती है राजनीतिक संप्रभुता। तो इस कानूनी संप्रभुता को भी राजनीतिक संप्रभुता के सामने झुकना पड़ता है, अर्थात वास्तविक जो शक्ति आती है वो जनता के मतदाताओं के माध्यम से कानूनी संप्रभु में चली जाती है। राजनीतिक संप्रभु, इसके जो प्रमुख समर्थक विद्वान हैं वो हैं डाइसी, जॉन लॉक भी इसके समर्थक हैं। राजनीतिक संप्रभुता का सीधा सा अर्थ है एक निर्वाचक मंडल से है, अर्थात एक मतदाताओं के समूह, ऐसा समूह जो सरकार को ताकत देते हैं कानून बनाने की, जिसकी इच्छा का समर्थन पर ही वैधानिक अर्थात कानूनी संप्रभुता का अस्तित्व निर्भर करता है। अर्थात आप इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि जिसकी इच्छा का समर्थन, मतलब जनता, मतदाताओं का समूह या निर्वाचक मंडल जो निर्वाचन करता है, ये मतदाताओं का समूह कानूनी संप्रभु को इच्छा का समर्थन देता है कि आप, हमारी इच्छा है कि हमारे आप शासक बने और हमारे लिए कानूनों का निर्माण करें। तो ये वैधानिक संप्रभुता का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल सोवरेंटी और डिपेंड ऑन ओनली पॉलिटिकल सोवरेंटी, जो राजनीतिक संप्रभुता पर निर्भर करता है। और इसके प्रमुख जो विद्वान हैं वो हैं डाइसी, जिन्होंने कानून का शासन है उसके बारे में इन्होंने खुल करके चर्चा करी है। तो सबसे पहले डाइसी ने कानूनी संप्रभुता के पीछे एक अन्य संप्रभुता है जिसके आगे कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है, ये इनकी कोटेशन है। तो ये डाइसी ने कहा है और अंतर भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर होता है, इस अंतर को डाइसी ने समझाने की कोशिश करी है। तो फिर प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता वैसे देखा जाए तो ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जो कानून बनाने की जो ताकत है, सत्ता है, वो कानूनी संप्रभुता में निहित होती है, जिसके वास्तविक जनक जो हैं वो जॉन ऑस्टिन है। राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता की आधारशिला है। राजनीतिक संप्रभुता द्वारा ही कानूनी संप्रभुता को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किस प्रकार से करेंगे कि मान लो अभी जिसको हमने कानूनी संप्रभुता दी हुई है वो जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करे, तो नेक्स्ट टाइम जनता उसको कंट्रोल कर सकती है, अर्थात उनको इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से दोबारा शासक मनोनीत करके, निर्वाचित करके या उसको वहाँ से हटा करके एक कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वो अनिश्चित व न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अंतिम जो है आपके, उसको हम कहते हैं। अब एक सवाल यह आता है कि भारत के अंदर कानूनी संप्रभु भारत के लोग होते हैं। डाइसी ने विधि के शासन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ न्यू लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइसी ने राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता का जो अंतर स्पष्ट किया है, उन्होंने विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ जो है
ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि रूल ऑफ लॉ किसका है, डाइसी का, अर्थात कानून के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना जिसने बताया है उनका नाम है डाइसी। इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में दो जो संप्रभुता के प्रकार हैं, डिफैक्टो, डी जूरे और पॉपुलर सॉवरेंटी, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इसको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर ये फेयर वर्क करते रहें और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।